हेलो एवरीवन, मैं अंकित अतुड़ी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और यहां पर आज से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री। तो हम कोशिश करेंगे कि हम साथ में सीखें, जानें केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री की ब्यूटी को हम एक्सप्लोर कर सकें। और इसके लिए आप मुझे बताइएगा कि आपको किन किन टॉपिक्स में आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प कर सकूं उन वीडियोस के थ्रू आपको केमिस्ट्री समझने में और लाइफ में आगे बढ़ने में। तो आज हम अपना सफ़र जो है वो आज से ही शुरू करते हैं। आज मैं लेने वाला हूँ केमिस्ट्री का बहुत ही फंडामेंटल लॉ, बहुत ही फंडामेंटल क्या कहें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए बिना समय गंवाएं स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर यानी कि मैटर डिस्ट्रक्ट या कहें नष्ट नहीं किया जा सकता। अब ये मैटर क्या चीज हुई? मैटर आप भली भांति जानते होंगे, बचपन में शायद आपको याद हो, नहीं हो तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि मैटर है हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है और जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है यानी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो जो भी चीज जिसका कुछ मास है और जो कुछ ना कुछ स्पेस घेरती है, कुछ ना कुछ जगह घेरती है, उसे मैं मैटर कहता हूं। हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है, कितना भी कम हो चाहे, और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेरती हो, चाहे कितना भी कम वॉल्यूम घेरे, उसको हम बेसिकली कहते हैं मैटर। इस मैटर में क्या क्या आया? मैटर में आया जो भी आपको दिखता है अपने आसपास, सब कुछ। सॉलिड्स आपको दिखते हैं, सॉलिड का निश्चित रूप से वेट होता है। मेरे हाथ में पेन है, इसका आपको पता है निश्चित रूप से कुछ वेट है और ये निश्चित रूप से स्पेस घेरता है ना। उसी तरीके से आपको पता है लिक्विड्स, लिक्विड का भी मास होता है। अगर आपके पास 1 लीटर की बोतल है पानी की, जैसे कि मेरे सामने है इस समय, तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि जब बोतल खाली है तो बहुत हल्की होती है, और जब इसमें जैसे आप उसमें पानी भर देते हैं तो बोतल अचानक भारी हो जाती है। अचानक तो नहीं, धीरे धीरे भारी होती है, पर भारी हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ वो पानी, उसमें एक निश्चित मात्रा है कि अगर 1 लीटर की बोतल है तो 1 लीटर पानी ही उसमें आ सकता है, उससे ज़्यादा पानी उसमें नहीं डाल सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि लिक्विड्स का मास होता है, इसलिए बोतल भारी हुई, और लिक्विड निश्चित रूप से जगह भी घेरते हैं, इसीलिए उसमें एक सीमा तक ही आप पानी भर सकते हैं, उससे अधिक पानी नहीं आ सकता उसमें। अच्छा, इस तरीके से अगर आप देखिए गैसेस का भी मास होता है और गैसेस भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। अब ये बात थोड़ा लोगों को समझ में थोड़ा दिक्कत होती है कि गैसेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। निश्चित रूप से आपने बचपन में बर्थडे पार्टीज वगैरह में गुब्बारे फुलाए होंगे, है ना। जैसे होली का त्यौहार आ रहा है तो होली में भी लोग क्या करते हैं, बचपन में हम भी करते थे कि मतलब पानी की जगह उसमें हवा भरा करते थे। तो आपको पता है कि गुब्बारा फूंक से, हवा से यानी कि भर जाता है, यानी कि एयर जो कि गैस है वो निश्चित रूप से वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और उसका निश्चित रूप से एक मास है ना। तो चलिए, मैटर समझ चुके हैं, बहुत ही बेसिक बात थी। अब हम आते हैं अपने मेन लॉ पर, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, इस लॉ की बात सबसे पहले की थी लेवोजियर ने 1789 में। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 1789 में ये लॉ स्टैब्लिश किया गया। उससे पहले तक लोगों को ये नहीं लगता था कि यार मास कंजर्व रहता होगा। उनको ऐसा क्यों नहीं लगता था? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में, दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी चीजें एग्जाम्पल देखे थे, उन्हें लगता था कि जिनमें मास कंजर्व नहीं रहता है। जैसे कि उन्होंने देखा था कि अगर मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, और मैं उसे बर्न कर दूं, जला दूं बेसिकली एज अ फ्यूल। आपको पता होगा आजकल तो एलपीजी और तरह तरह के हमारे पास अल्टरनेट्स हैं, ऑप्शंस हैं, लेकिन उस समय लकड़ी को ही एज अ मेन सोर्स ऑफ फ्यूल यूज किया जाता था। तो जब वुड को बर्न किया जाता है तो आपको पता है कि हमें मिलती है राख, या इसे हम कहते हैं ऐश। तो लोगों ने देखा कि भारी भारी वुडन ब्लॉक्स को जब हम बर्न करते हैं, तो हमें मिलती है मुट्ठी भर राख, बहुत कम राख मिलती है। तो लोगों को ऐसा लगता था कि यार नहीं, मास जो है निश्चित रूप से लॉस हो गया है, डिस्ट्रक्ट हो चुका है मास। हमारे पास जो मास था वुडन ब्लॉक का, वो अब नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। कहाँ गया? डिस्ट्रक्ट मतलब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं पता कहाँ है। तो इस बात को लेवोजियर ने एक्सपेरिमेंटली समझाया लोगों की नहीं, मास जो है वो कंजर्व्ड ही है, तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो?
ये जो सॉलिड वुड है तुम्हारे पास, सॉलिड वुड के मास को तुम सॉलिड जो ऐश है उसके मास को तुम कंपेयर कर रहे हो, मात्र तुम कंसीडर नहीं कर रहे हो कि लकड़ी के जलते समय कुछ गैसेस भी रिलीज हुई थी। जो गैसेस रिलीज हुई थी उनका मास कंसीडर नहीं किया जा रहा है इन डे टू डे लाइफ में, इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, जबकि सत्य नहीं है। सत्य यह है कि मास कंजर्व्ड है। इसको उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंटली प्रूफ। तो चलिए देखते हैं लॉ क्या कहता है, क्या है इसकी स्टेटमेंट। कहां चले गए? देखिए ये लॉ कहता है कि टोटल मास रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहेगा। टोटल मास जो है हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, संरक्षित रहेगा इन अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में या कहीं फिजिकल प्रोसेस में या केमिकल प्रोसेस में जो टोटल मास है वो हमेशा रहेगा कंजर्व्ड। मास ना किया जा सकता है क्रिएट, ना किया जा सकता है डिस्ट्रॉय, सिर्फ उसकी फॉर्म्स चेंज हो सकती हैं। एक फॉर्म से मैटर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ना उसका मास क्रिएट किया जा सकता है किसी भी चीज का, और ना ही मास को किया जा सकता है डिस्ट्रॉय। बहुत ही बेसिक बात। इससे अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में कहना चाहें, अगर मैं इसे केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो केमिस्ट्री की भाषा में मैं इसे कहूंगा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये क्या हो गया? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट क्या हुए? देखिए केमिकल रिएक्शन में, केमिकल प्रोसेस में, किसी केमिकल चेंज में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं स्पीसीज, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, तरह तरह की चीज़ें, रेडिकल्स, कुछ भी हो सकता है। आपने बहुत सारी चीज़ें हो सकता है सुनी हो सकता है ना सुनी हो, लेकिन आप इतना समझिए कि कोई भी स्पीसीज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और उनको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन आप लोगों के लिए। H2 गैस मैंने ली, मैंने H2 गैस ली और मैंने उसकी रिएक्शन कराई O2 गैस से। H2 गैस मैंने ली और मैंने उसकी रिएक्शन कराई O2 गैस से। तो ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं। क्या हैं? ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि ये कर रहे हैं पार्टिसिपेट इस केमिकल रिएक्शन में। तो इनको मैं कहूंगा रिएक्टेंट्स। यही हमारे रिएक्टेंट्स हैं। तो चलिए जब ये दोनों कंबाइंड हुए, एक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइंड हुए, तो हमें मिला, क्या मिला? आप लोग शायद समझ गए होंगे। हमें मिला वाटर का मॉलिक्यूल, हमें वाटर मिला जो कि लिक्विड है, जो कि लिक्विड है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के हिसाब से ना मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना किया जा सकता है डिस्ट्रॉय। यानी कि अगर मेरे पास रिएक्टेंट्स में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो निश्चित रूप से मेरे पास प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन के एटम्स होने चाहिए, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स रिएक्टेंट में हैं, तो 2 हाइड्रोजन के रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है। इनको हम प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस हुए हैं और उनको राइट साइड में लिखा जाता है। और अगर मेरे पास यहाँ पर रिएक्टिंग साइड 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो निश्चित रूप से मेरे पास प्रोडक्ट साइड भी 2 ऑक्सीजन के एटम्स होने चाहिए, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस केमिकल प्रोसेस का, वो गलत रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। वो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसको अगर मैं अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मुझे एक कुछ करना होगा जिसे मैं कहता हूँ रिएक्शन बैलेंस करना। तो इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं? बैलेंस कर देते हैं। तो देखिए अब ये रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। अब मुझे यहाँ पर देखिए, आप अच्छे से देख सकते हैं, या मेरे पास दो एटम्स अगर हाइड्रोजन के हैं रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड भी मेरे पास, क्षमा कीजिएगा, 2 एटम्स अगर मेरे पास, माफ कीजिए 4 एटम्स अगर मेरे पास हाइड्रोजन के हैं रिएक्टेंट की साइड, तो मेरे पास 4 ही एटम्स हाइड्रोजन के हैं, प्रोडक्ट साइड भी 4 ही एटम्स हैं। अगर मेरे पास 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं तो प्रोडक्ट में भी मेरे पास 2 एटम ही हैं ऑक्सीजन के। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि ना आप मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस केमिकल स्पीसीज आपस में रीअरेंज होकर अलग तरह की और नई स्पीसीज बनाएंगी, लेकिन मास ना क्रिएट किया जाएगा, ना किया जाएगा डिस्ट्रॉय। यानी कि इसको मैं अगर और अच्छे से आपको बताना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं
मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने वाटर के फॉर्मेशन के लिए अगर मैंने 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली, ठीक है, और मैंने ली 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस, अगर मैंने वाटर बनाने के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए और मैंने लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस के, तो अब जो मुझे मिलेगा, अब जो मुझे प्रोडक्ट मिलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इनका टोटल जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी कि यहां पर 32 और 4 कितने हुए 36, यानी कि 36 ग्राम मुझे वाटर मिलेगा। तो आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे इस बात को कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, और इसी वजह से हम केमिस्ट्री में केमिकल प्रोसेस को जो रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, उन्हें हमें बैलेंस करना होता है आवश्यक। बिना बैलेंसिंग के रिएक्शन कुछ ना कुछ अधूरी सी लगती है, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर देखिए ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। देखिए ये जो हैं ये रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे स्पेस कम पड़ गया, ये बेसिकली रिएक्टेंट्स है। और ये जो है हमारे, ये हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट्स हैं हमारे और ये हमारे हैं प्रोडक्ट्स। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपली कहता है कि रिएक्टेंट का जो टोटल वेट है और जो प्रोडक्ट का टोटल वेट होगा वो निश्चित रूप से हमेशा हर केस में रहेगा सेम। तो अगर ये थोड़ा मतलब क्या कहें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि दोनों का मास हमेशा बराबर होगा, ना रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे ना प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, बिल्कुल बैलेंस रहेगा मामला, बिल्कुल बीचों बीच टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, इसको हम एक और अगर रिएक्शन के थ्रू अगर देखना चाहें तो अगर मैं 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड लूँ, 100 ग्राम अगर मैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड लूँ और उसे मैं करूँ हीट, उसे अगर मैं हीट करूँ, उसे मैं गर्म करूँ, 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर मैं हीट करूँ तो मुझे प्राप्त होगा 93 ग्राम मर्क्यूरी और साथ में मिलेगा 7 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये एक और एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो आशा करता हूँ हमारी पहली मुलाकात आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा मिलके मुझसे, और मुझे भी खुशी होगी आप लोगों से मिलके। अगर आप कमेंट्स में कुछ मुझसे डाउट पूछेंगे, मुझसे कुछ बताएंगे कि हमें ये समस्या है या हम ये चाहते हैं, आप इस पर कुछ समझाइए हमें, तो निश्चित रूप से हम उसे समझाएंगे। और आज का सफ़र अभी तो शुरू हुआ है खैर, लेकिन अभी के लिए इसको यहीं पे विराम देंगे। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहें, पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।